पाकिस्तान और दुनिया भर में JNN के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, वैसे तो कुदरत ने हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा बनाए हैं उनका अपना एक ख़ास फंक्शन होता है और हर एक ही एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो हमारा जिगर है, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है और इसके बग़ैर नाज़रीन ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। तो हमारे माशरे में आपने भी कई दफ़ा अल्फाज सुने होंगे CLD, क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़, जिसमें मरीज़ को जिगर का कोई ऐसा लाहिका या इन्फेक्शन होती है जिसके नतीजे में जिगर काम करना छोड़ जाता है। और एक्सट्रीम केसेस में नाज़रीन हेपेटाइटिस A, B, C, D, E इनके नाम आपने सुने होंगे। इनमें से तमाम तरह के जो वायरसेस हैं वो इन्फेक्ट करके कई दफ़ा पेशेंट में लिवर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है कि अपना काम करना छोड़ जाता है और उस मरीज़ की ज़िंदगी जो है वो दांव पर लग जाती है और ज़िंदगी बचाने के लिए वाहिद हल जिसे हम कह सकते हैं वो रह जाता है आपके पास लिवर ट्रांसप्लांट का। तो आज हमारे साथ हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू यही है कि पाकिस्तान में जो तारीख़ी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से जो मुख्तलिफ़ मालूमात इस प्रोग्राम में हम आपको बाहम पहुँचाएँगे। और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर फैसल सऊद डार, जो कि पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले पहले सर्जन हैं जिन्होंने 2012 में यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट किया और आजकल पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ते हैं और उसको हेड कर रहे हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ पहले एक जनरल क्वेश्चन से करता हूँ। डॉक्टर फैसल, हमारे मुल्क में ट्रांसप्लांट लिवर का नहीं होता था, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर काम किया जाए और आपकी क्या फीलिंग थी जब पाकिस्तान में पहला लिवर ट्रांसप्लांट आप लोगों ने किया? हमारे नाज़रीन से वो शेयर कीजिएगा। ये तो अब काफ़ी पुरानी बात हो गई है। मतलब मैं 2003 में इंग्लैंड गया था अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए। मतलब सर्जिकल ट्रेनिंग पाकिस्तान में की और फिर इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे जब 1-2 साल सर्जरी की फील्ड में काम किया तो फिर ये रियलाइजेशन हुई कि किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट चूँकि पाकिस्तान में उस वक्त होता ही नहीं था तो इसका ख्याल आया एंड देन आई वाज लकी कि मैं लिवर ट्रांसप्लांट में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मुझे मिली। तो ये तकरीबन 6 साल की ट्रेनिंग थी जो मैंने लंदन में की और उसके बाद फिर जब ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई तो उसके बाद या मैं वहीं पे रह जाता हमेशा के लिए या फिर पाकिस्तान में आके ये वाला एरिया ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करता। तो मेरा ख्याल यही था, ख्वाहिश भी थी और मैं चाहता था कि पाकिस्तान में ही अपना काम जो है एज अ डॉक्टर किया जाए। और आई कुड सी कि मतलब इस चीज़ का एक काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी होगा, ऑल्दो चैलेंज भी बहुत बड़ा था कि जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं थी। जब उसको आप शुरू करते हैं तो शुरू के जो फेलियर्स हैं दैट कैन एक्चुअली compromise योर कैरियर एज वेल। तो ये बड़ा चैलेंज था, लेकिन आई डिसाइडेड कि आई शुड कम बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 की बिगनिंग में मैंने फिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में ये शुरू किया। तो मैनेजमेंट की सपोर्ट के साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट है वो तकरीबन 1.5 साल हमें लगा इस प्रोसेस में और फिर 2012 में हमने पहला ट्रांसप्लांट किया विच वेंट वेल, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ। तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। तो बड़ी सेलिब्रेशन की गई होंगी फिर आफ्टर ऑल? इट वाज, लेकिन है कि आई थिंक ये एक बिगनिंग थी। और जब आप आज 9-10 साल बाद देखते हैं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट एक रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और इसके 4-5 तो ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली ट्रांसप्लांट हो रहा है और अब और बाकी जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग। और उससे पहले तो ऑफ कोर्स चाइना, इंडिया और बाहर के मुल्कों में जाना पड़ता था और बहुत महंगा भी होता था। अच्छा डॉक्टर फैसल, हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि जिगर की वो कौन कौन सी ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं जिनके नतीजे में जिगर अपना काम करना छोड़ जाता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पेश आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान में सबसे कॉमन तो हेपेटाइटिस C वायरस का इन्फेक्शन है और उसके बाद हेपेटाइटिस B वायरस का इन्फेक्शन है। और इसके अलावा अब यंगर जनरेशन्स में चूँकि हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं तो फैटी लिवर भी है, वो बहुत से लोगों में स्लोली एंड ग्रेजुअली लिवर को डैमेज करता है, जिसमें चर्बी जमा हो जाती है। जी, चर्बी जमा हो जाती है। तो ये वो बीमारियां हैं जो जिगर को 10-15 साल तक डैमेज करती हैं। इवेंचुअली जिगर सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद फिर वो जिगर फेल होता है या उसमें कैंसर बनता है। तो हेपेटाइटिस C
इज़ द नंबर 1 cause फॉर लिवर फेलियर एंड और उसकी तो वैक्सीन्स भी आज तक कोई इजाद नहीं हो सकी हेपेटाइटिस सी की। बी तो अब काफ़ी कम हो गया हुआ है ना। हाँ जी, लेकिन हेपेटाइटिस सी की भी अब दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं। अगर टाइमली लोगों को पता चल जाए कि हेपेटाइटिस सी दवाई से ख़त्म किया जा सकता है तो वायरस को ख़त्म किया जा सकता है, उनका लिवर हमेशा के लिए नॉर्मल रह सकता है। अच्छा डॉक्टर फैसल, वो कौन सी ऐसे कंडीशंस होती हैं कि जब पेशेंट को ज़रूरत है, उसका जिगर काम नहीं कर रहा और लिवर ट्रांसप्लांट आप उसे एडवाइस करते हैं, लेकिन पेशेंट किसी ख़ास मजबूरी की वजह से लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता, वो टेक्निकल रीजंस कौन सी होती हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये डिटरमिन करना होता है कि मरीज़ का लिवर क्या उस एंड पे पहुंच चुका है कि अब उस मरीज़ की नंबर 1 या तो जान को ख़तरा है, या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, या उसके लिवर में कैंसर बन चुका है। तो इन चीज़ों के लिए आप ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर ट्रांसप्लांट चूँकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि जिस भी पेशेंट का आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो टेक्निकली ऑपरेशन पॉसिबल है और मरीज़ की बाकी बॉडी के रिजर्व्स ऐसे हैं, यानी मरीज़ इतना फिट है कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा। कई पेशेंट अनफॉर्चुनेटली लिवर डिजीज़ के कोर्स में इतना लेट होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं और इस काबिल ही नहीं होते कि बड़ा ऑपरेशन भी की जा सके। तो इसलिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर ये है कि अगर पेशेंट को साथ कुछ दिल या फेफड़े या गुर्दों की ऐसी बीमारियां हैं कि वो वाले ऑर्गन्स भी उनके या फेलियर के करीब हैं या बहुत हद तक काम करना उनका कमज़ोर हो चुका है, तो ऐसे लोग दे कैन नॉट बी अ गुड कैंडिडेट फॉर सच अ मेजर ऑपरेशन। अच्छा डॉक्टर फैसल, जो हमारी पब्लिक को जो आम तासुर है ना कि अज़ा की पैवंदकारी के मतलब वो यही है कि जैसा आँखें हैं वो डोनेट लोग कर जाते हैं, कुछ लोग मरने के बाद कर जाते हैं। किडनी जो है ट्रांसप्लांट होते हैं कि एक पेशेंट ने दिया और उसे कुछ अरसे के बाद उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है और उसको बाद में किसी और पेशेंट में लगा दिया जाता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट पे चूँकि हमारी पब्लिक को इतना ज़्यादा नहीं पता इसका, तो इस सर्जरी के बारे में थोड़ा सा स्टेप्स बताएंगे कि किस तरीके से होता है, कि देने वाला कौन होता है और किस तरीके से ये सर्जरी हो रही होती है ट्रांसप्लांट? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में जो है 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक देने वाला जिसको डोनर कहा जाता है और एक पेशेंट जिसका लिवर फेल हो चुका आता है और उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मरीज़ जिनका लिवर फेल हो चुका होता है उनको बड़े क्लियर सिम्टम्स होते हैं, लाइक उनको खून की उल्टियाँ आती हैं, काले पखाने आते हैं, पेट में बार बार पानी इकट्ठा हो जाता है, ज़नूदगी बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और एंड में पीला यरकान आ जाता है, टांगें सूज जाती हैं या बेइंतहा कमज़ोरी हो जाती है, पेट भी फूल जाता है डॉक्टर साहब? जी। तो ऐसे लोग अपने मैदे या जिगर के डॉक्टर को अमूमन रेगुलर बेसिस पे काफ़ी अरसे से दिखा रहे होते हैं और फिर एक स्टेज आती है कि जब उनका जो फिजिशियन है वो उनको बताता है कि जी अब आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो ऐसी स्टेज के ऊपर ये पेशेंट्स फिर लिवर ट्रांसप्लांट के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे जाते हैं और ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आपका ट्रांसप्लांट होना चाहिए। और ट्रांसप्लांट के लिए बेसिक पहली चीज़ ये है कि मरीज़ का लिवर उस लेवल पे हो और उसके पास एक पोटेंशियल डोनर जो उसका कोई अजीज़ हो वो ऑपरेशन करवा के अपना आधा लिवर उसको डोनेट करे। तो उसके बाद जब पेशेंट को इस पूरे प्रोसेस की समझ आती है कि उसका जिगर फेल हो चुका है और उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसके जिगर को रिप्लेस कर दिया जाए यानी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। फिर डोनर और पेशेंट इन दोनों के जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो फिर इनके आगे मज़ीद फर्दर टेस्ट होते हैं जिससे मरीज़ की जनरल फिटनेस, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ और सिमिलरली डोनर की फिटनेस, उसके लिवर की क्वालिटी, उसके लिवर का साइज़, खून की नालियाँ, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसप्लांट असेसमेंट कहा जाता है और ये 2 दिनों से लेके हफ्ते 10 दिनों के अंदर मुकम्मल होती है। और ये सर्जरी जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो साइड बाय साइड हो रही होती है, यानी कि जो डोनर होता है वो भी एक रूम में लेटा होता है थिएटर के अंदर जिससे लिवर का कुछ हिस्सा लिया जाता है और वो फिर जी, मैं अभी आपको ये बता रहा था कि जो पहले तो असेसमेंट का प्रोसेस है, जब असेसमेंट प्रोसेस से डोनर और पेशेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फिर उनकी एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, उनसे अप्रूवल ली जाती है। उसके बाद ट्रांसप्लांट का दिन जो वक्त मुयन किया जाता है। तो अमूमन ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले ये लोग दाखिल होते हैं और फिर ऑपरेशन वाले दिन 2 डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स में जो साइड बाय साइड भी हो सकते हैं, थोड़ा सा फासले पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 अलग एक ही वक्त में, यानी कि एक ही वक्त में इन दोनों की टाइमिंग जो है वो साथ साथ होती है। तो एक ही ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स होता है जी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर 2 मुख्तलिफ होते हैं। उसमें एक डोनर का ऑपरेशन होता है,
दूसरे में रेसिपिएंट का ऑपरेशन होता है, और इन दोनों को आप साथ साथ टाइम करते हैं। और ऐसा मौका आ जाता है ऑपरेशन थिएटर में जब डोनर का लिवर दरमियान में काट के उसको दो बना चुके होते हैं हम, और जो मरीज़ का अपना नकारा जिगर है उसको निकाल चुके होते हैं। तो ऐसी स्टेज के ऊपर फिर डोनर जो हिस्सा डोनेट कर रहा है वो निकाला जाता है, फिर उसको एक आइस के एनवायरनमेंट में कुछ देर के लिए रखा जाता है, वहाँ पे उसकी खून की नालियाँ वगैरह साफ़ की जाती हैं, जिसको हम बेंच वर्क कहते हैं। वो कई दफ़ा कुछ करना होता है, कई दफ़ा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती उसकी, बेस्ड ऑन द डोनर्स लिवर। और उस लिवर को फिर मरीज़ के अंदर लगाने का जो मरहला है, जिसको पैवनकारी कहते हैं, वो किया जाता है। तो ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह किडनी के पेशेंट्स में होता है, हमने देखा है कि जब ट्रांसप्लांट होता है तो कोई फैमिली से आउटसाइड जो बंदा है वो भी लिवर डोनेट कर किडनी डोनेट कर सकता है अगर उसकी टिश्यू टाइपिंग हो चुकी हो या ब्लड ग्रुपिंग उसकी हुई हो। तो लिवर के केस में भी हर बंदा डोनेट कर सकता है या इसका कोई क्राइटेरिया होता है? नहीं, देखिए, पहली तो कुछ मेडिकल क्राइटेरियाज हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो होती है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, यानी डोनर और पेशेंट का या ब्लड ग्रुप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, या जिस तरह ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला डोनर किसी दूसरे ग्रुप को डोनेट कर सकता है। इसी तरह जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको कोई भी ग्रुप लग सकता है। तो पहली और बुनियादी शर्त तो ब्लड ग्रुप का सिमिलर होना या कंपैटिबल होना है। उसके बाद फिर दूसरी जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लॉ है उसमें 18 साल से छोटे बच्चों में कंसिडर किए जाते हैं, वो डोनेट नहीं कर सकते। तो 18 से लेके रफली 50 साल की उम्र तक डोनर की उम्र होनी चाहिए। फिर डोनर जो है वो जनरली फिट होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, वेल मोटिवेटेड होना चाहिए और अपनी खुशी से डोनेट करें। और फिर आप उनके बहुत सारे टेस्ट करते हैं और आप मेक श्योर करते हैं कि डोनर का अपना लिवर जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, साइज़ अच्छा है। सो यू हैव टू एंश्योर कि डोनर विल बी सेफ़, कि इतना बड़ा ऑपरेशन डोनर का हो रहा है, अगर डोनर में कोई ऐसा मसला है जो इस टेस्ट करने के प्रोसेस में आपको पता चल जाए तो आप डोनर को एक्सेप्ट नहीं करते। तो डोनर को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इस तरह आई वुड से कि काफ़ी डिटेल्ड और टेक्निकल किस्म का ये मैच किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट में जनरली टिश्यू मैचिंग जिस तरह किडनी में करते हैं, जिसको हम HLA टाइपिंग कहते हैं, वो जनरली लिवर ट्रांसप्लांट में नहीं की जाती। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम डॉक्टर फैसल से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस तरह किडनी के सूरत में कई लोग वसीयत कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आँखें हैं या किडनीज़ हैं, वो डोनेट कर दी जाएँ। तो हमारे मुल्क में जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है वो क्या मुर्दा लोगों का भी जिगर ट्रांसप्लांट हो रहा है या ज़िंदा लोगों का ही जिगर डोनेट किया जाता है? नहीं, यहाँ पे जी जितने भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं लाइक लिवर एंड किडनी, इनकी एक्टिविटी जो है वो लिविंग डोनर ही है। यानी एक ज़िंदा शख्स जब अपने किसी अजीज़ को अपना एक ऑर्गन या पार्ट ऑफ हिज ऑर्गन डोनेट करता है, इसको हम लिविंग डोनेशन कहते हैं। जो आप बात कर रहे हैं मरने के बाद अज़ा का अतिया देने की, या जिसको डोनेशन आफ्टर डेथ कहते हैं, वो पाकिस्तान में तो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब ऐसा होता नहीं है। आल्दो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी या ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो एक्ट है उसमें इट इज़ वेरी मच लीगल इन पाकिस्तान के लोग डेथ के बाद अपने वसीयत कर जाएँ कि उनके ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट कर दिए जाएँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी होता नहीं है बिकॉज ऑफ आवर सोशल कल्चर के लोग जो हैं वो डोनेट करते नहीं हैं। और इस चीज़ पे मेरा ख्याल है पब्लिक लेवल कैंपेन करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि डोनेशन आफ्टर डेथ जो है इट इज़ अ नोबल कॉज, और इससे एक इंसान से 8-9 लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं बच सकती हैं या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन इसमें आई थिंक गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव लेना, फर्स्ट स्टेप पे लोगों की एजुकेशन, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली लॉजिस्टिक्स ऐसे अरेंज करना कि इसके पीछे काफ़ी बड़ा सेटअप चाहिए होता है और वो फिर गवर्नमेंट की विल के बगैर हो नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे लिवर ट्रांसप्लांट का सर्जरी हो रही होती है तो कौन कौन से रिस्क जो हैं वो उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं उस सर्जरी के दौरान, पेशेंट को भी और डोनर को भी? देखिए, किसी भी ऑपरेशन का सबसे बड़ा रिस्क तो अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि उसका आउटकम डेथ हो जाए।
और ऑपरेशन के दौरान बाय एंड लार्ज ये बड़ा स्टेबल और वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन होता है। ऐसी कोई मेजर हिकअप्स बाय एंड लार्ज ऑपरेशन के दौरान नहीं होती। लेकिन चूंकि ये दोनों ऑपरेशन बड़ी बड़ी खून की नालियों के साथ जिगर को उतारना, उसको जोड़ना, तो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है विच कैन पोटेंशियली बी कॉज ऑफ डेथ, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है। सर्जरी के दौरान आई थिंक बाय एंड लार्ज कोई मेजर हिकअप्स नहीं होते। इट इज़ अ वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन। अच्छा, जब ये काफ़ी लेंथी ऑपरेशन होता होगा, आई एम श्योर कि एक मरीज़ का जिगर का कुछ हिस्सा आपने लेना है और फिर दूसरे मरीज़ के अंदर आपने उसको ट्रांसप्लांट कर देना है। तो इसमें डॉक्टर साहब जो दोनों मरीज़ हैं, मैं तो उसको भी मरीज़ ही कहूँगा जो डोनेट कर रहा है, उसको अब हम एज अ पेशेंट ही कंसिडर करते हैं। इन दोनों को बैक टू नॉर्मल लाइफ में आने में कितना टाइम लग जाता है? लेकिन जो डोनर्स होते हैं वो चूँकि वैसे बड़े हेल्थी और फिट होते हैं और इस ऑपरेशन की वजह से वो मरीज़ बन जाते हैं, तो उनको रिकवर करने में 4 से 6 हफ्ते तो लगते हैं। तो बाय एंड लार्ज जो डोनर हैं, अगर वो कोई ऑफिस टाइप ऑफ वर्क करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो आप 5 या 6 हफ्ते के बाद अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऑफिस टाइप ऑफ अ जॉब वो कर सकते हैं। जो रिसिपिएंट्स हैं उनको हम बाय एंड लार्ज 3 मंथ्स जो है कहते हैं। बट अगर आपका मतलब ये है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ मीन के फुल फिज़िकल एक्सरसाइजेज, फिटनेस, जिम, तो ये चीज़ें तकरीबन 3 से 4 माह जो है ना वो लगते हैं, क्योंकि आपके जो पेट के ऊपर कट होते हैं वो मसल स्ट्रांग होने में, उनकी हीलिंग में 3 से 4 माह लगते हैं। तो ये वाला टाइम हम लोगों को कहते हैं कि आप बड़ी विग्रेस एक्सरसाइजेज ना करें, बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएं, लेकिन डे टू डे काम तो जो है वो 4-6 हफ्ते बाद कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम 3-4 माह लगा लें कि 3-4 माह के बाद पेशेंट हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये भी डॉक्टर साहब सच है कि जिसने जिगर का कुछ हिस्सा डोनेट किया हो, वो रीजनरेट होकर, रीग्रो करके दोबारा उतना ही लिवर उसका बन जाता है। यस, मतलब जिगर ऐसा अमेजिंग ऑर्गन है कि ये रीग्रो करता है। और अगर आपने अपने जिगर का 50%, 60% या 70% हिस्सा डोनेट कर दिया है, तो जो आपका बाकी लिवर है वो साइज़ में बड़ा होकर तकरीबन 3 मंथ्स में अपने ओरिजिनल साइज़ पे वापस आ जाता है। अच्छा, इसमें इस तरह भी होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपने सारी वर्कआउट किया हुआ है कि ये शख्स जो है ना सूटेबल डोनर है, सर्जरी भी हो गई, उस पेशेंट का जो जिगर का हिस्सा आपने लेकर, जो पेशेंट है, एक्चुअल पेशेंट है लिवर का, उसमें आपने ट्रांसप्लांट भी कर दिया, तो कोई उसको वो रिजेक्ट भी कर सकती है उसकी बॉडी? इस तरह की भी चांसेस होते हैं? जी, रिजेक्शन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एक बड़ा वेल नोन फिनोमेना है। और चूंकि ये ऑर्गन आपका अपना नहीं होता, कि किसी दूसरे का ऑर्गन आपके जिस्म में आया होता है, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके ख़िलाफ़ काम करता है और इसको रिजेक्ट कर देता है। यानी जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो रिजेक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है और फेल हो सकता है। इसको हम रिजेक्शन कहते हैं और ये यूनिवर्सली होगा, बट इसको रोकने के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है, मरीज़ का जो इम्यून सिस्टम है, उसको इन दवाइयों से दबा के रखा जाए, कमज़ोर किया जाए, ताकि वो इस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे और बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। तो डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हमने उसको थेरेपीज़ दे दी, इट मीन्स कि अब उस पेशेंट को तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती होगी कि अगर कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बन जाती होगी? जी, इन दवाइयों का ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि चूँकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो आप में इन्फेक्शंस का रिस्क एक आम आदमी से ज़्यादा होता है। लेकिन दिस इज़ ऑलवेज अ बैलेंस। आप इनकी इम्यूनिटी को इतना कम नहीं कर देते तो रोज़ाना उनको हर रोज़ इन्फेक्शन ही होते रहे। इट इज़, आप इम्यूनिटी को इतना सप्रेस करते हैं कि ऑर्गन में रिजेक्शन ना हो, बट एट द सेम टाइम आपको इम्यूनिटी कॉमन इन्फेक्शन से बचने के लिए चाहिए भी होती है। इसीलिए लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि आपकी दवाई जो है उसका लेवल यहाँ तक मेंटेन रहे कि आपकी इम्यूनिटी इतनी हो कि आप इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड हो और एट द सेम टाइम इतनी कंट्रोल्ड हो कि आपका जो ऑर्गन है, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है, उसमें रिजेक्शन ना हो। तो डॉक्टर साहब, ये कितना अर्सा मरीज़ को दवाई, जिसका लिवर रिसीव, जिसने पेशेंट को लगाया गया है, उसको कितना अर्सा ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? ये दवाई तो डॉक्टर साहब लाइफ लॉन्ग होती है, हमेशा खानी पड़ती है उनको। लेकिन रिजेक्शन का जो मैक्सिमम चांस है वो आप ये समझ लें कि इन द फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है। उसमें भी पहले 6 महीनों में ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो शुरू का टाइम है, पहले 4 से 6 माह ट्रांसप्लांट के बाद, तो दवाइयाँ ज़्यादा मिकदार में दी जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे बॉडी में एक्सेप्टेंस आती जाती है, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं,
तो स्पेशली लिवर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा मिकदार दवाई की चाहिए नहीं होती है। तो अमूमन आप देखते हैं कि 6 महीने के बाद ये लोग मैक्सिमम 1 या 2 गोली कम मिकदार में सुबह शाम ले रहे होते हैं, जस्ट लाइक कि जैसे कोई एक ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा है या शुगर की दवाई खा रहा है। तो इतनी दवाई इन लोगों को खानी पड़ती है और ये हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि कुछ अरसे बाद आप दवाई बंद कर देंगे। जब भी ट्रांसप्लांट का पेशेंट अपनी दवाई बंद करेगा तो रिजेक्शन का रिस्क हमेशा रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम डॉक्टर फैसल से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने यूके में भी लिवर ट्रांसप्लांट किए होंगे और 2012 से जिससे आपने फरमाया कि अब तक आप लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, टोटल कितने ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और पाकिस्तान में कितने हुए और उनका सक्सेस रेट क्या था? देखिए, अगर मैं अपने ट्रेनिंग टाइम्स के भी ट्रांसप्लांट शामिल करूं तो तकरीबन मेरा ख्याल है ये 1250 से लेके 1300 के दरमियान तक अभी तक मैं लिवर ट्रांसप्लांट कर चुका हूं। जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा जिनको हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं वो हो चुके हैं। तो शुरू के टाइम में दायर है ये स्लो पेस थी, थोड़े थोड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका सेंटर एक लेवल पे आ जाता है, आपके अराउंड ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अच्छा डेवलप हो जाता है, तो फिर सडनली आपका जो नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लोगों का भी कॉन्फिडेंस बन जाता होगा ना जब वो देखते होंगे कि इस पेशेंट का पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट हुए एंड ही इज़ वेल और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार है, तो फिर पेशेंट का भी जो खौफ शुरू में आपको फेस करना पड़े होंगे। हाँ जी, शुरू में बिल्कुल पाकिस्तान में करवाने लगे हैं, लोगों की बिल्कुल एंग्जाइटी होती थी कि जब आप उनको ऑनेस्टली बताते हैं कि जी अभी हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं दे कैन बी पुट फॉर बैक कि नहीं जी ये नया सेंटर है, पता नहीं ये तजर्बा ही कहीं ना हो रहा हो। तो बहुत से लोग शुरू में आपके पास नहीं आते थे, इसीलिए पहले शुरू के जो 2-3 साल थे कुछ लोग हमारे से ट्रांसप्लांट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग जो है इंडिया या चाइना भी जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट होता गया, सक्सेसफुल होता गया, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारी तरफ आना शुरू हो गए। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसकी कॉस्ट, ऑफ कोर्स ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, उसकी कॉस्ट और उसकी क्वालिटी, इन दोनों को हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूके है, उससे किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो आई थिंक इट कैन बी मैच टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है हमारा, इतने अच्छे सेंटर्स बन चुके हैं, इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, ट्रांसप्लांट की टीम्स इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि तकरीबन एट पार द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है इनकी क्वालिटी है। और दूसरा ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट जो है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट बगैर क्वालिटी के हो भी नहीं सकता। कि अगर आपका एक सर्टन लेवल से नीचे आपका सक्सेस रेट है तो पेशेंट विल नॉट कम टू यू, और ये वाली डेथ्स आप छुपा सकते नहीं हैं। यू कैन नॉट इन दिस एरा यू कैन नॉट हाइड ऑल दोज थिंग्स। तो एक सेंटर जो कंसिस्टेंटली ट्रांसप्लांट कर रहा है, दे हैव टू हैव अ सर्टन लेवल। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसे अच्छे सेंटर्स अब डेवलप हो गए हैं कि उनकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ही है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, कॉस्ट में बेइंतहा फ़र्क है जी। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह शिफा या कायद-ए-आज़म में जब था तो 4 to 5 मिलियन के दरमियान जो है ये कॉस्ट आती है लिवर ट्रांसप्लांट की। गवर्नमेंट सेक्टर में ये कॉस्ट कम होगी। और देखें, देर इज़ अ कॉस्ट अटैच टू इट। अब पेशेंट के लिए अगर वो फ्री है, दैट डज नॉट मीन कि ट्रांसप्लांट की कॉस्ट नहीं आती। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पेशेंट का ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है तो उसके ऊपर भी एक डेफिनेट कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट पे कर रही है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट खुद पे कर रहा है या उसका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो पे कर रही है। तो जस्ट फॉर अ कंपैरिजन, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में लिवर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख पाउंड है, और अमेरिका के अंदर 2-2.5 करोड़ रुपए बन जाएगा। इट्स मोर देन दैट एक्चुअली। और अमेरिका में ये कॉस्ट जो है वो 3.5 से 4 लाख $US है। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस। मतलब पाकिस्तान में तो ये स्टिल इट्स वेरी चीप, और द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ पे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बड़ा चीपली अवेलेबल हो जाता है आपको। ठीक है, और बाहर के मुल्कों में ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा डॉक्टर साहब, शायद इसमें एक ये भी होगा ना कि एक तो देखें डोनर है, आपने अगर यूएसए से करवाना है तो डोनर को भी जाना होगा बाहर, पेशेंट ने तो ऑफ कोर्स जाना ही है, और ये उसके साथ कुछ केयर टेकर, उसके कोई फैमिली मेंबर्स भी तो जाते होंगे ना साथ, जो उनको लुक आफ्टर करते होंगे। तो नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो आपको कॉस्ट बता रहा हूँ ये तो मैं आपको ट्रांसप्लांट जो पैकेज की शक्ल में है उसकी बता रहा हूँ। ये जो लेटरल कॉस्ट होती है कि अगर एक फैमिली के 2 या 3 मेंबर्स हैं,
वो अमेरिका, इंग्लैंड या चाइना में जाके महीना 2 या 4 रहते हैं, उनको कोई घर किराए के लेना पड़ता है, वहाँ पे वो रहते हैं जब 2-3, वो कॉस्ट का तो मुझे नहीं अंदाज़ा, ठीक है ना। लेकिन मैं तो आपको ये ट्रांसप्लांट सेंटर्स के पैकेज बता रहा हूँ कि $3.5 से 4 लाख डॉलर यूएस में ऑन एन एवरेज, और यूके में तकरीबन 1.5 से 2 लाख पाउंड है। ये ट्रांसप्लांट का पैकेज है। दैट मीन्स कि डोनर और पेशेंट का ऑपरेशन और उनकी डिस्चार्ज तक के साथ जो केयर कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप ये पूरी कॉस्ट जो लेटरल कॉस्ट है उसको भी शामिल करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे लेवल का ट्रांसप्लांट एट अ मच सब्सिडाइज्ड रेट अवेलेबल है। बाहर से भी लोग आना शुरू हुए हैं सर यहाँ पर पाकिस्तान में? नहीं, अभी तो नहीं हुए। अभी हमारे पास जो हमने कुछ बाहर के लोग किए वो जनरली वो पाकिस्तानी थे जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में सेटल्ड है वहाँ पे, और वहाँ पे उनकी चूँकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। जब आप डोनेशन आफ्टर डेथ ट्रांसप्लांट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप वहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं, और ब्लड ग्रुप के मुताबिक कई दफ़ा 1.5-2 साल लोगों को ट्रांसप्लांट का इंतज़ार करना पड़ता है। ऑल्दो वो वहाँ पे इंटाइटल्ड होते हैं फॉर फ्री ट्रीटमेंट, तो वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में आके, ख़राब हो रही है और उसको इमीडिएट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो वो पाकिस्तान में आते। तो इस तरह के काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो अमेरिका, कनाडा, यूके या मिडल ईस्ट में थे, उनके हमने ट्रांसप्लांट किए हैं। लेकिन फॉरेन नेशनल्स में कुछ हमने अफ़गान नेशनल्स के 2-3 लोगों के ट्रांसप्लांट किए हैं, लेकिन नॉट एट लार्ज के लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए। आखिर में डॉक्टर फैसल, बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपने की और मालूमात हमारी पब्लिक के साथ शेयर की। अवामुन्नास के लिए देखें, लिवर ट्रांसप्लांट एक एक्सट्रीम स्टेप होता है पेशेंट की ज़िंदगी बचाने का। उससे पहले तक काफ़ी मेजर्स होते हैं जो लिए जा सकते हैं जिससे ये नौबत ही ना आए कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। आप हमारी नाजरीन को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने पर्सनल भी ब्लॉग्स में, वीडियोस में बहुत कोशिश की है लोगों को एजुकेट करने की कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है एक एंड स्पेक्ट्रम है लिवर डिजीज़ का, और वहाँ पे जान बचाने के लिए ट्रांसप्लांट ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये बहुत तकलीफ़देह होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसके बाद सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो एहतियात जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे अगर कर ली जाए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का फैटी लिवर है यंग एज में, आपको सिंपल अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। और इस स्टेज के ऊपर अगर आप अपना वज़न कंट्रोल कर लें, अपनी डाइटरी हैबिट को कंट्रोल कर लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आप उस लेवल तक जाएंगे ही नहीं जब तक आपका लिवर परमानेंटली डैमेज हो, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो। सिमिलरली अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, या जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ये लोग अगर अर्ली स्टेज के ऊपर अपना हेपेटाइटिस सी या बी का, जब अभी लिवर परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ, उसका इलाज करवा लें, दवाइयों से हेपेटाइटिस सी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकता है, तो लिवर उस स्टेज तक जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, अच्छी खुराक, रेगुलर एक्सरसाइज, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को किसी किस्म का वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, उसका इलाज टाइमली करने से आप ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। और प्लीज़ डू लुक आफ्टर योर लिवर इफ़ यू डोंट वांट अ ट्रांसप्लांट टुवर्ड्स द एंड। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर फैसल सऊद डार का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और अगेन क्लोजिंग उसी के ऊपर करूँगा जो डॉक्टर फैसल ने भी अभी आप लोगों से शेयर किया, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। कि लिवर जो है हमारा, ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसकी वजह से लाइफ इम्पॉसिबल है, और ये कई वजूहात की बिना के ऊपर इसके अंदर ख़राबी हो सकती है और ये फेलियर की तरफ जा सकता है, जिसमें सर फहरिस्त हेपेटाइटिस सी का जिक्र हुआ। उसके अलावा फैटी लिवर का भी है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें या जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल हो गया हुआ है उसकी वजह से भी ये नौबत आ सकती है कि लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए। तो तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करें, अपने जिगर को फ़िट रखें, इन्फेक्शन से बचें, ताकि खुदा न खास्ता आप उस कैटेगरी में ना आएँ कि जिगर की कोई बीमारी हो और आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़े। डॉक्टर आमिर महमूद को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो देखते रहिए प्रोग्राम हेल्थ टॉक विद डॉक्टर आमिर महमूद। अल्लाह हाफ़िज़।